Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel Aradhya Krishna Nursing Academy. I hope you all were doing well. और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उसकी जो है वो प्रेपरेशन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो है वो उसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताई जाएंगी, पिक्चर्स के थ्रू जो आपको चीज़ें क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ जो है वो आपको हर एक चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और इनके जितने भी प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो एमसीक्यूज़ जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी के, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो है वो सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको कॉन्टेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी जो ये क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, और आप वहाँ पर जाके जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं उन सबको आप जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसी को ही है जो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को जो है वो लास्ट तक कंप्लीट सुने फॉर गेटिंग द कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड थ्रू लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सी सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास सीबम, म्यूकस, टीयर्स एंड स्वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सीबम है वो हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो सीबम सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे पास, ये जो है वो स्वेट को सिक्रीट करते हैं। तो क्या हमारे पास रिमेनिंग बचता है? द राइट आंसर इज़ द टीयर्स। ठीक है, तो टीयर्स जो हैं वो हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं ये है हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, ये यहाँ पर लोकेट करते हैं और ये हमारे पास लैक्रिमल सैक और ये कैनाल होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये इमोशंस के साथ जो है, जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं क्राई करते हैं कुछ भी, तो उस टाइम पर जो है वो यहाँ से जो है वो टीयर्स की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो विद द ये लैक्रिमल सैक से लैक्रिमल कैनाल के थ्रू जो है वो आउट हो जाते हैं। दिस इज़ द एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं जो टीयर्स को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? ठीक है, तो वैसे तो किडनीज ऑन एंड होल जो हमारे पास ब्लड को जो है वो प्योरीफाई करती है, देन यूरेटर, देन ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के थ्रू जो हमारी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, बट किडनी में भी जो है वो कौन सा यूनिट है जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी यूनिट जो है वो किडनी का वो क्या है? वोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन एंड हैनलेस लूप, या लूप ऑफ हैनले भी हम इसको कहते हैं। सो द राइट आंसर इज द नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है किडनी का, जो हमारे पास जो है वो एक्सक्रीशन का काम करता है। मीन्स ब्लड को प्योरीफाई करेगा, फिर वो वहाँ से आगे फर्दर ऑन पास करके एक यूरिन की फॉर्म में उसको बनाता है और वो फिर आगे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास किडनीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास किडनीज हैं और ये हमारे पास जो है वो यूरेटर्स हैं, और देन ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू जो बॉडी से जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन है और ये जो हमारे पास जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये हमारे पास वोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, और इसके थ्रू जो है वो यहाँ पर जो है वो जो ब्लड है वो पास होता है और आगे चल के जो है वो लूप ऑफ हैनले और ये सारा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है वो पूरा अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और जो भी असेंशियल चीज़ें होती हैं वो ऑब्जर्व होंगी, जो वेस्ट होगा वो फर्दर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग जो ट्यूब है हमारे पास, ट्यूब्यूल, और फिर इसके थ्रू जो है वो बॉडी से फिर आगे चल के ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज़ द नेफ्रॉन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट साउंड
वन, ठीक है। वन मीन्स जो फर्स्ट साउंड है हर्ट की, उसके बारे में बात करें। हर्ट साउंड वन इज़ द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास जो हर्ट की साउंड्स होती हैं उनमें जो फर्स्ट हर्ट की साउंड होती हैं, ठीक है, वो कब उसका जो है वो प्रोडक्शन होता है। ऑप्शंस देखिए, ब्लड फ्लो थ्रू द हर्ट, ठीक है, तो जब ब्लड जो है वो फ्लो होता है हर्ट में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द हर्ट फ्रॉम अयोटा, ठीक है। तो ये जो लाइन दी है इसका मीनिंग क्या है, जो ब्लड की जो मूवमेंट हो रही है हर्ट में फ्रॉम अयोटा, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स, ठीक है, जो कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। या लास्ट ऑप्शन देखिए, क्लोजर ऑफ द हर्ट वेल्व, हर्ट के वेल्व के क्लोज होने की वजह से जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट साउंड है हर्ट की, वो जो है उसका प्रोडक्शन होता है, वो हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो राइट आंसर है दैट इज़ द क्लोजर ऑफ द हर्ट वेल्व, ठीक है। तो हर्ट वेल्व के क्लोज होने की वजह से जो है वो हमारे पास हर्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट साउंड, ठीक है। अभी कौन से वेल्व्स की जो है वो क्लोज होने की वजह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ऐसी थी इसीलिए इसका आंसर ये बनता है, बट आप यहाँ पर देखिए हमारे पास है टू साउंड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट साउंड इज नोन एज लब एंड सेकंड साउंड इज नोन एज डब, ठीक है। जो फर्स्ट साउंड है दैट इज़ द जो लब है इसे हम S1, ये यहाँ मेंशन किया गया S1 साउंड वन, और जो डब है उसको साउंड टू भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट साउंड है वो कब उसका प्रोडक्शन कब होता है, विद द एसोसिएशन विद द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो हैं जब वो क्लोज होंगे तब हमारे पास जो है वो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द लब साउंड। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हैं हमारे पास, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के जो वेल्व्स होते हैं दैट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है। जो राइट साइड पर जो हमारे पास होता है उसे जो है वो हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर होते हैं, ये लेफ्ट साइड पर भी होते हैं हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है, यहाँ पर बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको जो है वो हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है, और दोनों को जो है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। सो जब ये क्लोज होते हैं तब हमारे पास फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये कब क्लोज होंगे, जब हमारे पास जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, और साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ जो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो हो जाएगा, एक साथ जाता है अपने अपने एट्रियम से अपने अपने वेंट्रिकल्स की तरफ, और जब एक साथ चला जाएगा तो वो जो है वो जो दोनों हमारे पास जो वेल्व्स हैं वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो क्लोज होंगे उसके बाद इमीडिएटली दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को आगे पास ऑन करते हैं, ठीक है। जो राइट हमारे पास वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी को पास कर देगा, और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टमिक एओर्टा में पास करेगा, ठीक है। जब हमारे पास ये नेक्स्ट जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, जो हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो होते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एओर्टा में होंगे, ठीक है। तो जब वो हमारे पास जो है क्लोज होंगे, ठीक है, जो हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा के बीच में, ठीक है, जब वो क्लोज होंगे तब हमारे पास साउंड कौन सी प्रोड्यूस होगी, हर्ट की साउंड टू, दैट इज द डब साउंड, ठीक है। तो ये 1-2 प्रोसेस में चलता रहता है, ठीक है, लब डब। जब फर्स्ट साउंड होगी तो हमारे पास दोनों जो है वो अपर जो चैम्बर्स हैं उनसे ब्लड जो है वो लोअर चैम्बर्स में जाएगा, देन क्लोज, जब क्लोज हुए तो लब साउंड, देन वहाँ से जब आगे पास ऑन होगा पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक एओर्टा, देन अगेन सेकेंड साउंड डब, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग में चलता रहता है 1-2 ऐसे करके, और हार्ट का जो फ्लो है ब्लड का वो भी मेंटेन रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। As a part of the assessment of the cranial nerve, the nurse asks the patient to raise the eyebrows and smile, ठीक है। क्रेनियल नर्व की असेसमेंट के लिए अगर जो है वो नर्स जो है एक पेशेंट को जो है वो बोलती है कि वो अपने आईब्रोज को जो है वो उठाएं और स्माइल करें, ठीक है, मीन्स रेज द आईब्रोज, ठीक है, और स्माइल करने को बोलते हैं, तो नर्स जो है वो कौन सी क्रेनियल नर्व की असेसमेंट कर रही है। ऑप्शन है हमारे पास ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, फेशियल एंड वैगस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो ओल्फैक्ट्री है वो हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, तो ये हमारे पास स्मेल की सेंसेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल। और जो हमारे पास ऑप्टिक जो होती है ये जो है वो हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। और जो हमारे पास
वेगस होता है ये जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है हमारे पास, ठीक है, बॉडी की, और ये हीमोस्टेसिस और इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनको मेंटेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ द फेशियल, ठीक है। तो वो फेशियल नर्व्स जो है उसको असेस करती है। जब जो पेशेंट है वो स्माइल करेगा और अपनी आईब्रो को जो है वो रेज करता है, तो वो कौन सी क्रीनियल नर्व को असेस कर रहे हैं, फेशियल नर्व को असेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट इज़ नोन एज, ठीक है। तो लाइट के लिए जो है वो सेंसिटिव है इंडिविजुअल, अबनॉर्मल सेंसिटिविटी शो करता है लाइट के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देखिए, हाइड्रोफोबिया, डिप्लोपिया एंड एफेजिया एंड फोटोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द राइट आंसर इज़ द फोटोफोबिया। लाइट है तो फोटोफोबिया जो है वो उसका जो फियर है, ठीक है, तो वो अब नॉर्मल है फियर उसका, तो राइट आंसर इज़ द फोटोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में जो है वो फियर फ्रॉम द वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यहाँ पर जो फियर फ्रॉम द वाटर होता है। और ये हमारे पास जो डिप्लोपिया है, डिप्लो मीन्स डबल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डबल विजन है। कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको एक इमेज दिखा रहे हैं तो उसको उसके साथ दूसरी और बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो उसको डबल विजन होगा। देन हमारे पास है एफेजिया। एफेजिया जो है वो एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल को डिस्टर्बेंस करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल है, पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, उसका जो प्रोलॉन्ग सर्जरी हुई है और उसमें जो है वो हम मोस्ट क्लोजली जो है कौन से इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस हमें चेक करना है कि बॉडी में कितना है, सही है, ठीक है, तो वो जो चेक करना है वो हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली चेक करेंगे। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। सो द राइट आंसर इज द पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम बेसिकली हमारे पास जो मसल्स ऑफ नर्व के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, तो ये जो है वो हम प्रॉपरली चेक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए, जो पोटेशियम लेवल है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट हम कंसीडर करते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द सर्जरी, क्योंकि ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली सेलुलर फंक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज इसकी होती है दैट इज़ द 3.5 टू 5.5, ठीक है। अगर ये कम हो गया मीन्स बिलो 3 लेवल से कम जा रहा है तो हमें अगर इफ़ पॉसिबल देन सर्जरी को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, बट अगर सर्जरी इमरजेंसी में करनी पड़ रही है तो हम पेशेंट को जो इंट्रावेनस पोटेशियम भी उसमें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो कब होता है, जब उसका लेवल जो 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं, कौन से केसेस में जो है वो हमें इसके लेवल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है, या पोअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, बर्न के पेशेंट हैं, कोई रीसेंट मेजर ट्रॉमा हुआ है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इन सब कंडीशंस में जो है वो हमें इसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड, ठीक है। तो हम उस एजेंट को क्या बोलेंगे जो बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फॉमिट, एसेप्सिस, डिसइंफेक्टेंट एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। तो फॉमिट तो बहुत ही क्लियर है, फॉमिट तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट लगा होता है, दोज नोन एज फॉमिट, ठीक है। और एसेप्सिस हमारे पास क्या होता है, एसेप्सिस मीन्स इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक ऐसी स्टेट में है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ द एसेप्सिस, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो राइट आंसर है दैट इज़ टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दैट इज़ द डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक जो हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं मीन्स वो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं रेदर देन कि बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे। बैक्टीरियोस्टैटिक में जो वो हम उसकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, ठीक है, किल नहीं करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल अगर होता तब हम उसमें जो वो किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूज़न कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर, ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूज़न की ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन बन जाती है जो समवेयर जाके जो पल्मोनरी एडिमा या हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है। ऑप्शन है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन, सर्कुलरी ओवरलोड, इन्फेक्शन एंड पायरोजेनिक रिएक्शन। सो द आंसर इज द सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। तो वहाँ पर जो हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, विच लीड्स टू द पल्मोनरी एडिमा एंड द हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है इन ऑर्डर टू पम्प द ब्लड टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन, ठीक है, जो यूरिन हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें जो है वो कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन, ओनली आरबीसीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो यूरिन जो पास करते हैं उसमें इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ना ही उसमें ग्लूकोज होगा, ना प्रोटीन, ना आरबीसीज, ठीक है। अगर उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है यूरिन में तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइको यूरिया, ठीक है, ग्लाइकोस यूरिया, ठीक है। और हमारे पास अगर प्रोटीन होता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया, ठीक है। और अगर आरबीसीज होंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, हीमैट यूरिया, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड कलर वेंचुरी मास्क, ठीक है। वेंचुरी मास्क जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें पेशेंट को अगर देना है तो उसमें जो है वो वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं। और इसमें भी जो है वो कलर कोडिंग होते हैं, 6 to 7 कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। और इट डिपेंड अपॉन द कि वो कितना परसेंटेज ऑफ फ्लो ऑफ रेट जो है वो ऑक्सीजन का पेशेंट को देना है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो है वो कलर कोडिंग बनाया गया है, ठीक है। तो रेड कलर वेंचुरी मास्क में जो है फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रेट जो कितना होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास वेंचुरी मास्क और इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कलर कोडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं और इसको जो है वो हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कलर कोडिंग दी गई है ब्लू फॉर द, यहाँ पर जो 24% ऑक्सीजन और इसका जो फ्लो रेट होगा दैट इज़ 2 लीटर पर मिनट। और ये येलो, वाइट, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, रेड करके जो है वो इसका जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ डन टू डिटेक्ट, जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं किसी पेशेंट का तो वो हम क्यों करेंगे, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शंस देखिए, अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, ब्लड में इंसुलिन का लेवल चेक करने के लिए, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, कोर्स ऑफ डायबिटीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। फास्टिंग ब्लड शुगर इज टू डन टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल हमारे पास जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो लेवल होना चाहिए दैट इज़ इन बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और अगर ये जो है वो हमारे पास 100 to 125 में आता है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ में काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास मोर देन 126 से ज़्यादा अगर ये वैल्यू आती है हायर फॉर 2 सेपरेट टेस्ट, ठीक है, 2 बार इसका टेस्ट करेंगे, अगर दोनों बार जो इसकी रिपोर्ट जो इससे ज़्यादा लेवल पर देता है then we used to diagnose it as a diabetes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ठीक है। तो वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, अगर ब्लड की वॉमिटिंग किसी को आती है या वॉमिटिंग में ब्लड का प्रेजेंस दिखता है तो हम उसे क्या कहेंगे, एपिस्टैक्सिस, हीमोपटाइसिस, हीमैटेमेसिस एंड हीमोथोरेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं इनका मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। एपिस्टेसिस में क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, ठीक है, सब में ही ब्लीडिंग है बट यहाँ पर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ है। और हमारे पास जो है हीमोपटाइसिस, ठीक है, हीमोपटाइसिस इज़ द राइट आंसर। हीमोपटाइसिस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्पूटम है, ठीक है, स्पूटम में जो है वो ब्लड की प्रेजेंस होगी। हीमैट एमेसिस इज़ द राइट आंसर। एमेसिस वर्ड जो है वो वॉमिटिंग को लीड करता है एंड हीमैट फॉर द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड इन द वॉमिटिंग, तो हीमैट एमेसिस इज द राइट आंसर। और जो हीमोथोरेक्स था, ठीक है, हीमोथोरेक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी जो ब्लड की प्रेजेंस दिखेगी हमारे, बट वो कहाँ पर दिखती है, प्लूरल कैविटी में, ठीक है। प्लूरल कैविटी में जो है वो अगर सम टाइम ब्लड का अकोमुलेशन हो जाता है देन दैट कंडीशन इज नोन एज हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ IVP यूजिंग अ रेडियो ओपेक डाई, ठीक है। तो IVP मीन्स इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ठीक है। तो IVP के लिए जो है वो एक पेशेंट का शेड्यूल हुआ है IVP के लिए इंट्रावीनस पाइलोग्राम, जिसमें जो है वो हम रेडियो ओपेक डाई का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज़ मोस्ट क्रिटिकल बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। तो कौन सा जो है वो इसमें असेसमेंट जो ज़्यादा क्रिटिकल होगा प्रोसीजर करने से पहले, तो हम यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इनटेक एंड आउटपुट पेशेंट का चेक कर रहे हैं, उसको जो है वो रेडियो ओपेक डाई देने से पहले। मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन पेरिफेरल पल्स रेट चेक करेंगे, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट एंड हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ द
हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी, क्योंकि उसका कंटेंट इसमें होता है, ठीक है, तो अगर वो होगा तो फिर हमें इसको जो कोई और मेथड के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम में हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ एक्सरे और कॉन्ट्रास्ट डाई, जिसकी हेल्प से जो है वो हम यूरिनरी ट्रैक का एक इमेज जो है वो क्लियरली देख पाते हैं कि उसको क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट किया पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया उसको, जो रेडियोपेक डाई है उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया, और फिर वो जो है वो हम एक उसका जो है वो यूनरी जो सिस्टम है उसका पूरा यूनरी ट्रैक का उसका पूरा एक इमेज जो है वो यहाँ पर इसका देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विजुलाइज हो रही है किडनी, देन रेनल पेल्विस, देन यूरेटर, तो कुछ भी इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फिर उसके बाद एक्सरे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सर्जरी पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टमोज्ड टू डायोडेनम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी सर्जरी, ठीक है, ऐसी कौन सी सर्जरी है, ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसमें हमारे पास जो है जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक का जो आगे चल के जो हमारे पास पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हमें स्टमक का कोई पोर्शन कट करके उसको ड्यूडेनम से अटैच कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हमारे पास गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी एंड गैस्ट्रेक्टमी, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर है दैट इज़ द गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रो मीन्स यहाँ पे स्टमक से रिगार्डिंग है और ड्यूडेनम का पूछा गया तो ड्यूडेनोस्टोमी यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम इज नोन एज गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, ठीक है। अगर स्टमक और जिजुनम का करते तो गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी, अगर स्टमक को कट कर देते तो गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। अगर सिर्फ जो है वो एंडोस्कोपिक के थ्रू कुछ म्यूकोजा लेयर कुछ वहाँ से कुछ सेल्स लेके निकाल देते तो दैट इज़ द एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, ठीक है। ये मैं आपको इमेज की हेल्प से दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द गैस्ट्रेक्टमी, अगर कट किया, ठीक है, तो रिमूव कर दिया पोर्शन, देन दैट इज़ द गैस्ट्रेक्टमी। अगर जो है वो उसको ड्यूडेनम के साथ अटैच कर दिया, कोई पोर्शन कट करके, देखिए इसकी शेप पूरा चेंज हो गई, देन दिस इज़ गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। अगर इसका ये पार्ट जो है वो ड्यूडेनम को हम अटैच नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी तो डायरेक्ट ड्यूडेनम के साथ कर रहे हैं स्टमक को, देन दैट इज़ द गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी। नेक्स्ट देखते हैं, शॉक विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो शॉक होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। सो द राइट आंसर इज द एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है। और जो डिफरेंट जो यहाँ पर जो शॉक दिए गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक होता है यहाँ पर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का, ब्लड फ्लो का, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें अच्छे से नहीं हो पाता, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव जो शॉक है। और जो हमारे पास सेप्टिक है उसमें जो है हमारे पास इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। और न्यूरोजेनिक में जो है वो हमारे पास जब जो ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती हैं और अच्छे से ब्लड को जो वो पुश नहीं कर पाती थ्रू आउट द बॉडी, तो वो हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक में आ जाता है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर और भी यहाँ पर दी गई है, हाइपोवोलेमिक है, कार्डियोजेनिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी इसको और भी क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट शॉक के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन फॉलोइंग नीडल प्रिक, नीडल प्रिक इंजरी अगर किसी को हो जाती है, ठीक है, कोई HIV का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और उसकी कोई जो नीडल है वो आपको प्रिक हो जाती है, देन व्हाट इज़ द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग द HIV इन्फेक्शन। ऑप्शन है हमारे पास 3.0%, 0.3%, 5% एंड 0.03%। सो द राइट आंसर इज द 0.3% चांसेस है हमारे पास HIV इन्फेक्शन को एक्वायर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड HIV इन्फेक्शन द फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड HIV इन्फेक्शन का जो प्रिवेंशन अगर हमें करना है तो उसके लिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वो हमें कौन कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट कोई एक नहीं करनी है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस देखिए, वियरिंग ग्लव्स एंड अदर बैरियर प्रिकॉशंस, ठीक है, एंड वॉशिंग हैंड्स ऑन कंटामिनेशन, तो हमें ग्लव्स वियर करो, पूरा बैरियर प्रिकॉशंस को वियर करो, ठीक है। और जो हैंड वॉशिंग है वो प्रॉपर्ली करना है, कंटामिनेशन नहीं होने देना है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द पेशेंट्स फॉर HIV, ठीक है।
तो हमारे पास जो हम करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की बात हो रही है, तो प्रिकॉशंस हम ये ले सकते हैं, ठीक है। हम ग्लव्स वियर कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की हैंडलिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। बट अगर हमने प्री ऑपरेटिव स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया ऑल द पेशेंट्स फॉर द HIV, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उन सब की जो है वो हमने अगर HIV के लिए स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया, देन दैट नॉट कम अंडर द प्रिकॉशंस, ठीक है। तो वो नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट द पॉसिबल, वो पॉसिबल भी नहीं है होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन स्टैंडर्ड्स में आता है, वो हमारे पास अबव 3 ऑप्शंस आएंगी, लास्ट नहीं था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज द ऑप्शन डी, एक्सेप्ट में पूछा गया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके जो है वो एक फीटस है, ग्रोइंग फीटस है उसकी बॉडी में, ठीक है, तो अगर मदर से जो है वो बेबी को जो है वो HIV का इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन है और ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, जिस टाइम पे बेबी जो है वो डिलीवर हो रहा होगा उस एक टाइम पर, नॉट इन द एंटीनेटल पीरियड, नॉट इन द पोस्टपार्टम पीरियड, जो इंट्रानेटल जो पीरियड होगा उस टाइम पर जो है वो ट्रांसमिशन के चांसेस बनते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। अभी उसके लिए जो है वो कौन सा ड्रग जो है वो हम रिकमेंड करेंगे फॉर द प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। ऑप्शंस है टैमोक्सिफिन, इंडिनावीर, डिडानोसिन एंड निविरापिन। सो द राइट आंसर इज द निविरापिन, निविरापिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल वैसेक्टोमी द नो स्कैल्पल टेक्निक ऑफ वैसेक्टमी, ठीक है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है कन्वेंशनल वैसेक्टमी जो होती आ रही थी, नो स्कैल्पल टेक्निक जो नाउ डेज जो नो स्कैल्पल जो हमारे पास जो टेक्निक आई है वैसेक्टोमी की, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि कितना क्या इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं इट इज़ इक्वली इफेक्टिव है, ठीक है। जो नॉन स्कैल्पल टेक्निक ऑफ वैसेक्टमी है दैट इज इक्वली इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल वैसेक्टोमी, एंड लेस टिश्यू इंजरी होती है, लीड्स टू लेस ब्लीडिंग, एंड द पीपल अपीयर टू बी लेस एप्रीहेंसिव अबाउट इट, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इंजरीज भी कम है और टिश्यू इंजरी भी कम है, ब्लीडिंग भी कम है और इफेक्टिव इक्वली है इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल वैसेक्टोमी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द, जो कंपैरिजन किया गया है इन दोनों के बीच में, तो सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। सो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन, ठीक है, येलो बैग, रेड बैग, ब्लैक बैग एंड वाइट बैग, ठीक है। तो हमारे पास जो वो हम जो नॉन शार्प वेस्ट जो कलेक्ट करते हैं दैट इज इन द रेड कलर के बैग में, ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, तो उसमें हम इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है।